फ्रांस अपने राइट्स की वजह से अब भी स्टन्ड है। Supposed to be the city of love is exploding again into hateful confrontation. आज राइट्स को लगभग 20 दिन हो चुके हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस की मौजूदा तस्वीरें तो बहुत ही शॉकिंग। यूरोप का कल्चरल कैपिटल में प्रोटेस्ट और राइट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज के इस वीडियो में हम इन राइट्स के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम इंडिया में इससे क्या सीख सकते हैं और कैसे इसका सलूशन इंडिया के 2 नोबेल प्राइज विनर्स के पास है। Hundreds of protesters defied a ban to march in central Paris against police violence. While in France, people are rallying for a third day over the fatal police shooting of a teenager. There's been condemnation across the political spectrum in France of an attempt to set fire to the home of a mayor in a district of Paris. आइए पहले इस इंसिडेंट्स को समझ लें जो राइट्स की वजह बना। नाहेल एक डिलीवरी बॉय था ऑफ अल्जीरियन मोरक्कन मुस्लिम डिसेंट। जस्ट लाइक एनी टीनेजर, 27 जून को यह 17 साल का लड़का अपनी येलो स्पोर्ट्स कार में बस लेन में ड्राइव कर रहा था। बस लेन सिर्फ बसेस के लिए होती है और दूसरी गाड़ियां वहां अलाउड नहीं होती। वहां के पुलिस चेक पॉइंट पर 2 ऑफिशियल्स नाहेल को बस लेन में ड्राइव करते हुए स्पॉट कर लिया। पुलिस ने उसे सिग्नल पर रोका। इस इंसिडेंट की फुटेज एक पासरबाई ने कैप्चर की, जिसमें 2 ऑफिशियल्स गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पास खड़े हुए नजर आते हैं। He was shot in the chest by the police officials then and there. This bullet killed Nahel. The result: public outrage and protest turning violent. Suddenly, street battles are normal in Nanterre. Riot police firing tear gas and protesters hurling rocks and fireworks back at them. This was the same square where 17-year-old Nahel died on Tuesday morning, shot by the police. सोशल मीडिया के चलते देखते ही देखते ये फुटेज सिर्फ पेरिस और फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अपॉन इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर पास्कल पार्शे ने ये बात बताई कि ऑफिसर्स ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि उन्हें डर था कि ये लड़का किसी पेडेस्ट्रियन पर गाड़ी चढ़ा देगा। दोस्तों, इससे बड़ी बकवास और बेतुकी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि पुलिस के द्वारा वेपन या गन्स इलीगल तरीके से यूज किए गए थे। उस ऑफिसर ने गोली बिना वार्निंग शॉट के चलाई। ना ही कोई कंडीशंस मीट की गई और ना ही कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया। एक फॉर्मल मर्डर इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस ऑफिसर्स को प्रिलिमिनरी डिटेंशन में कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर्स पर वॉलेंट्री होमिसाइड के चार्जेस भी लगाए गए। अप टू 30 इयर्स की सजा उनको हो सकती है। अब ट्रैफिक रूल्स फॉलो न होने पर चालान काटना तो समझ में आ सकता है, लड़के को रोक कर सजा देना तो समझ में आ सकता है, नोटिस भेजना तो समझ में आ सकता है, लेकिन गोली मार देना एंड दैट टू विदाउट वार्निंग, विदाउट एनी प्रोवोकेशन, ये सारी चीजें एक बहुत ही सीरियस इशू की तरफ पॉइंट करती हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से जब उनकी राय मांगी गई, उनका रिस्पांस बड़ा ही इनसेंसिटिव था, जिसने ये सारी चीजों को और प्रोवोक कर दिया। उन्होंने इस सिचुएशन का ब्लेम डाला वीडियो गेम्स पर। उनकी माने तो पबजी और वाइस सिटी जैसे गेम्स वायलेंस स्प्रेड करने का जरिया है और यही सब चीजों के चलते फ्रांस में आग की तरह प्रोटेस्ट एंड राइट्स फैल गए। आग देखते ही देखते बेल्जियम, यूके, जर्मनी जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी फैल गई। स्प्रेडिंग फायर इज क्लियरली फ्यूल्ड बाय द पीपल्स बर्निंग एंगर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि अ राइट इज द लैंग्वेज ऑफ द अनहर्ड। अब सवाल ये है कि व्हाई इज फ्रांस बर्निंग जबकि अरेस्ट भी हो चुकी है। नाहेल के किलर्स को सजा भी मिल जाएगी। आम हालात में इतना काफी होता है पीस एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, बट जस्टिस का प्रॉमिस क्यों पीस को रिस्टोर करने में नाकाम है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि कॉप्स ने गोली क्यों चलाई। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट का जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है ये पहला इंसिडेंस नहीं है। इसी तरह के प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन द ईस्टर्न सबर्ब्स ऑफ लियोन इन 1981। एक एपिसोड जिसको के समर ऑफ मिंग्विट्स भी कहा जाता है। एक यंग आदमी ही वाज सीरियसली इंजर्ड बाय द पुलिस। इसने आउटरेज और वायलेंस को फिर ट्रिगर किया। 2005 में भी इसी तरह के राइट्स हुए।
और ये तीसरा इंसिडेंस है। इन प्रोटेस्ट में एक साफ बात बहुत ही निकल कर आती है, वो ये है कि डीप रिफ्ट बिटवीन द फ्रेंच सोसाइटी। इसको इसी बात से समझा जा सकता है दोस्तों कि वाइल द ऑफिसर्स जिन्होंने नायल को किल किया और वो कस्टडी में थे, राइट विंग वाइट पर्सनालिटीज और पॉलिटिशियंस ने क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया फॉर द पुलिस ऑफिसर्स, और इस कैंपेन के जरिए उनको $1.7 मिलियन रिसीव्ड हुए। जब पब्लिक आउटक्राई हुआ और इसके खिलाफ लोगों ने बात करनी शुरू की, प्रोटेस्ट किया, तब ये क्राउड फंडिंग रोक दी गई। लेकिन ये फ्रेंच सोसाइटी के ग्रेट डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ वाइट राइट विंग्स हैं और दूसरी तरफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन। ये प्रोटेस्ट जो हुए और ये जो प्रोटेस्टर्स आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, आइए इसको देखते हैं। ये प्रोटेस्टर्स एक्चुअल में आते हैं फ्रेंच एरिया बेनलियू से। बेनलियू एक फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब है द आउटलाइंग रेजिडेंशियल एरिया ऑफ अ सिटी, या इसको आम फ्रेंच जबान में सेग्रीगेटिंग इमिग्रेंट डिसेंट कम्युनिटी भी कहा जाता है। ये पहली बार 1960s और 70s में फ्रांस में ये सोसाइटीज इमर्ज हुई। फ्रांस को लेबर की जरूरत थी और अपनी इंडस्ट्रीज के इस लेबर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनीज जैसे कि रेनॉल्ट और पिज्जो, इन्होंने फ्रांस की फॉर्मर अफ्रीकन कॉलोनीज यानी कि मोरक्को, टूनिशिया, अल्जीरिया, वहाँ से लेबर्स बुलाने शुरू किए। लेबर की शॉर्टेज क्या होती है, इसको हम इंडिया में पूरी तरह से शायद समझ नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन दैट वी हैव, और ऑल्सो हमारी पॉपुलेशन बड़ी ही यंग पॉपुलेशन है। अब जब ये इमिग्रेंट्स फ्रांस में आते हैं तो इन्हीं एरियाज में बसते हैं। पहले इनके कॉन्ट्रैक्ट्स टेम्परेरी थे, बाद में इनको परमानेंट किया गया। फिर जो अच्छे लेबरर्स थे, अच्छा वर्किंग क्लास था, उनको सिटीजनशिप भी दे दी गई, और इन्हीं वर्कर्स की आज फ्रांस में, ये यूरोपियन कंट्रीज में ये सेकेंड और थर्ड जनरेशन है। फ्रांस की 10% ऑफ द पॉपुलेशन में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। मगर इन देशों का कल्चर फ्रांस के कल्चर से बहुत अलग है, जिस वजह से फ्रेंच वाइट्स ये मानते हैं कि उनका अपना कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। L'immigration légale et illégale n'est plus tenable. दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स हैं जो कि स्किन कलर और रिलीजियस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते रहते। ऑन एंड ऑल, फ्रांस फेस्ड बर्निंग बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इमिग्रेशन लॉज, माइग्रेंट्स एंड रेसिज्म। On doit tirer le rideau sur le racisme qui se passe ici en France sur les personnes racisées. नाउ एक देश को डेवलप एंड डेमोक्रेटिक होना जरूरी है। दुनिया की डेमोक्रेसीज में, स्पेशली वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को, इमिग्रेशन एंड सिस्टमिक रेसिज्म दोनों का ही सामना है। इमिग्रेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। सदियों से ये चलता आया है, चाहे वो अटलांटिक स्लेव ट्रेड हो या एशिया और मिडिल ईस्ट से आज वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेशन। इमिग्रेशन लॉज इसी के लिए पास किए जाते हैं और लोगों को बुलाया जाता है वर्क करने के लिए और इकोनॉमीज को सपोर्ट करने के लिए। आज ये प्रोसेस कनाडा, यूएसए, जर्मनी, यूके और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में जारी है। जब ये इमिग्रेंट्स आते हैं तो नेटिव पॉपुलेशन में इनसिक्योरिटी का जज्बा पैदा होने लगता है। उनको लगता है कि ये हमारे जॉब्स पर, लैंड पर, रिसोर्सेज पर, सब पर कब्जा कर लेंगे। आगे चलकर ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स को भी चेंज कर देंगे, हमारा कल्चर डाइल्यूट या डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यहीं से शुरुआत होती है डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की। ये सिर्फ एक्सटर्नली नहीं होता, इसके कई इंटरनल भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे ही देश में ले लें दोस्तों, इंडिया में दूसरे राज्यों से आए जैसे यूपी, बिहार या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आए वर्कर्स या स्टूडेंट्स को इसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना हमारे ही देश में करना पड़ता है। अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें कि व्हाई इमिग्रेशन हैज बिकम अ वोलेटाइल सब्जेक्ट टुडे, मिडिल एजेस और उससे पहले ऐसा क्यों नहीं था? क्यों मिडिल एजेस और एंशिएंट पीरियड में इमिग्रेशन कल्चरल एसिमिलेशन का जरिया था, ना कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का? इसका जवाब मिलता है यूरोपियन एनलाइटनमेंट और उससे जन्मे रेबिड नेशनलिज्म और कोलोनियलिज्म में। यूरोपियन कॉन्करर्स ने जब ओल्ड सिविलाइजेशन को अपनी कॉलोनी बनाया तो उनके नज़दीक ओल्ड सिविलाइजेशन और कल्चर्स यूजलेस थे। वो ये समझते थे कि ये बेतुकी चीज़ों से निकलकर वो एनलाइटनमेंट को अचीव कर चुके हैं। कोलोनियल रूल कॉज्ड आर्टिफिशियल माइग्रेशंस एंड कल्चरल केओस, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉडर्न एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आज दुनिया में पैदा हुए। दोस्तों, हमारे मणिपुर की भी एग्जाम्पल ले लें तो उसके बैकग्राउंड में भी यही चीजें हैं। यही हुआ और दो कम्युनिटीज आर लॉक्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, द कुकीज
एंड मेतेस। 1762 में ब्रिटिश ने मणिपुर के राजा जयसिंह के साथ एक डील की। डील इसलिए थी कि म्यांमार के अगेंस्ट में वो अपना डिफेंस कर सकें, म्यांमार जिसको बर्मा भी कहा जाता है। इसी के चलते कुकीज को म्यांमार से लाकर मणिपुर में बसाया गया। यही वजह है कि आज बहुत सारी कम्युनिटीज मणिपुर में एक कॉन्फ्लिक्ट में है। यही चीजें ब्रिटिश रूल के बाद इमर्जिंग आइडेंटिटीज और कॉन्फ्लिक्ट की वजह है। मणिपुर की डिटेल्स हम अपने मणिपुर वाले आगे वीडियो में बताएंगे। सेम इशू हुआ म्यांमार में भी। ब्रिटिश एनेक्स्ड म्यांमार इन 1885। वो ब्रिटिश कॉलोनी बना। अब ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिटिकल यूनिट चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्लास की जरूरत थी, ऑफिसर्स की जरूरत थी, एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी, वर्कर्स की जरूरत थी, सोल्जर्स की जरूरत थी, मनी लेंडर्स की जरूरत थी। इन पोजीशंस को फिल करने के लिए और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेन लोगों को ब्रिटिश ने इंडिया से म्यांमार में माइग्रेट करवाया। 1920s में अराउंड 2,50,000 इंडियंस वर माइग्रेटेड इनटू द कंट्री ऑफ म्यांमार। ब्रिटिश ने इनको वहां बसाया। 1931 के आते आते यांगोंग जो कि कॉलोनियल कैपिटल था, वहां पर इंडियंस की पॉपुलेशन 2,12,000 हो गई और जो लोकल बामार थे उनकी पॉपुलेशन घटकर 1,28,000 हो गई। दिस वॉज अ रेसिप्ट फॉर रिजेंटमेंट और यही वजह बनी म्यांमार के नेशनलिस्ट मूवमेंट की। आज यही चीजें रोहिंग्यन जेनोसाइड की सूरत में बाहर आई है। यही हुआ जब कॉलोनियल फोर्सेस रवांडा छोड़ कर गई। यही हुआ अफ्रीका में जब ब्रिटिश ने अपनी दूसरी कॉलोनी से लाकर माइग्रेंट वर्कर्स को वहां बसाया। यही हुआ अमेरिका में, जहां अमेरिकन साउथ में अफ्रो अमेरिकन लिंचिंग और वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप की बात में भी हमको नजर आती है, जहां वो एक दीवार बनाना चाहते हैं फॉर ऑल द मैक्सिकन्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको समझना है वो ये है कि हम सब मॉडर्न दुनिया में मल्टीपल आइडेंटिटीज रखते हैं। अगर हमारी सोशल स्पेस में हम फ्रैंटिकली और एग्रेसिवली चॉइसलेस सिंगुलर ह्यूमन आइडेंटिटी को पुश करेंगे तो हम ह्यूमन सोसाइटी को रिग्रेसिव बना देंगे। ह्यूमन सोसाइटी वोलेटाइल हो जाएगी। यही होता है जब पॉलिटिकल गेन्स की वजह से अपनी सोसाइटी को हम कम्युनलाइज करते चले जाते हैं और कल्चरल वॉर के नैरेटिव को प्रमोट करते चले जाते हैं। फ्रांस ने यही रास्ता चुना था। दोस्तों, अगर हम इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, हमने बताया था वीडियो के शुरू में कि इसका सोल्यूशन इंडिया के 2 नोबेल लॉरिएट्स के पास है। एक है अमर्त्य सेन और उनकी किताब आइडेंटिटी एंड वायलेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो मॉडर्न दुनिया में आइडेंटिटी और उसके रिलेवेंस पर बात करती है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब का बुक रिव्यू आपके सामने पेश करें। दूसरे जिनसे हम कुछ लेसन्स ले सकते हैं, हमारे ही देश के बहुत बड़े लेखक और इंडिया की टावरिंग पर्सनालिटीज हैं। वो भी एक नोबेल प्राइज विनर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। आज के इस वीडियो को रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी नॉवल गोरा पर खत्म करेंगे। गोरा में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो एक यंग आदमी है। ही इज नेम गोरा बिकॉज ही इज अनयूजुअली फेयर। गोरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव हिंदू कस्टम्स का आचरण करता है, अपनी फैमिली और दोस्तों से डिफर करता है। नॉवेल के एंड आते आते गोरा अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत बड़े कंफ्यूजन का शिकार होता है। उसको ये बात पता चलती है कि ही इज नॉट एक्चुअली अ बंगाली और एन इंडियन, बल्कि उसको अडॉप्ट किया गया है आयरिश पेरेंट्स से और इसी वजह से वो गोरा है। उसके पेरेंट्स सिपाही रिबेलियन 1857 में मारे गए थे। बस एक स्ट्रोक के साथ गोरे का मिलिटेंट कंजर्वेटिज्म टूट जाता है एंड ही फाइंड्स ऑल द डोर्स ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट टेम्पल्स क्लोज टू हिम, क्योंकि वो एक फॉरेन बॉर्न है। यही वो आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस है जिससे वो गुजरता है एंड देन ही आइडेंटिफाइज हिज मल्टीपल आइडेंटिटीज। दोस्तों, इस नॉवल से और नॉवल के किरदार से जो बात हम समझ सकते हैं वो ये है कि आज हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में रहते हैं, ग्लोबल दुनिया में रहते हैं। हमको एक दूसरे की आइडेंटिटीज को समझना भी पड़ेगा और इवॉल्व भी होना पड़ेगा और यहीं से हम अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म कर सकेंगे। यहीं से हम अपने देश को भी आगे लेकर जा सकेंगे। दोस्तों, होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियोस आपके सामने हर हफ्ते बनाकर ला सकें। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।